Hi everyone, a very good morning to all. Hi Paki, good morning beta. I am fine. Only very few students are in class. Hi Abhinav, Ekta, Harshita. I am fine beta. Prerit, everyone, a very good morning to all. Priya, good morning beta. I am fine beta. So, should we start our today's lecture? Am I clearly audible and visible? Am I clearly audible and visible? Okay, beta, that's great. Good morning, Tarannum, Swayam, Vanshika, Ekta, everyone, beta. A very good morning to all. So चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को. ठीक है ना. आज देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बिकॉज फ्रॉम न्यूक्लियाई एवरी ईयर वन क्वेश्चन तो आना ही आना है, फिक्स्ड है एकदम, है ना. सो जल्दी से इस टॉपिक को समझते हैं. बहुत छोटा सा टॉपिक है, छोटी मोटी बातें यहाँ पे सीखनी है, उनको सीखते चलते हैं. ठीक है. तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग विथ माय फर्स्ट पॉइंट. आपको लास्ट क्लास में मैंने कुछ बातें बताई थी, मैं उनको पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चले चलता हूँ, है ना. आई वॉज स्टार्टेड विद द फर्स्ट पॉइंट दैट इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, है ना. हमने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से स्टार्ट किया था. याद है बेटा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या आया था हमारा? आई टोल्ड यू. गुड मॉर्निंग बेटा, कोई लेट नहीं हुआ, सब सही है ना अभी. तो आर इज प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3. अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड आर इज प्रोपोर्शनल टू a/3, ए टू द पावर 1/3. ये जो हमारे पास ए टू द पावर 1/3 है, इसका मीनिंग क्या है? हमारा ए जो है ये मास नंबर है और मास नंबर के 1/3 पावर पे हमारा प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे बताया गया है हमें. दिस वन इज बेसिकली रेडियस. नाउ व्हाट टू डू. अब आगे क्या करना है इसको समझते हैं, है ना. आगे की बात को समझते हैं. रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3. नाउ इफ आई रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर यहाँ से हटा दूं. मुदित गुड मॉर्निंग बेटा. साक्षी गुड मॉर्निंग. कोई बात नहीं बच्चों, मैं बस थोड़ा सा रिवीजन कराते हुए स्टार्ट कर रहा हूँ. आर नॉट टू द पावर आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3. क्या आराम से आप ये लिख सकते हो? And as I told you, this R naught is a constant quantity and its value is equal to 1.2 Fermi, है ना. ये कितने के इक्वल होता है? 1.2 Fermi के इक्वल होता है. Now come to the second point. नहीं बेटा, दोनों सही नहीं है, दोनों एक नहीं है ना. ये दोनों जो आपने लिखा है दोनों एक नहीं है. ठीक है, आप एक बार सर्च करना, आपको भी मिल जाएगा. ठीक है ना, ये दोनों डिफरेंट है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था. नाउ आई एम टेकिंग यू टू द सेकंड वन, दैट इज मास ऑफ द न्यूक्लियस. हाँ सही लिखा है बेटा आपने. मास ऑफ द न्यूक्लियस की बात करें, देयर आर टू वेज ऑफ फाइंडिंग मास, है ना. दो तरीके से मास को आप निकाल सकते हो. पहला जो कि एक्सपेक्टेड है द सेकेंड वन जो कि हमारे पास एक्चुअली आता है ना. तो एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यूज आर नॉट क्वाइट सिमिलर, दे आर स्लाइटली डिफरेंट. ओके. तो मैं अगर यहाँ पे एम एक्सपेक्टेड की बात करूं तो एम एक्सपेक्टेड क्या होता है कि हमारे पास न्यूक्लियस में हम जानते हैं हमारे दो तरह के न्यूक्लियॉन्स होते हैं बेसिकली, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. जितने न्यूट्रॉन हैं जितने प्रोटॉन हैं, इफ आई ऐड द मास ऑफ दीज टू बॉडीज, हमारा आंसर आ जाना चाहिए, है ना. बट प्रॉब्लम ये है कि जब हम एक्चुअली उसे कैलकुलेट करते हैं तो द एक्चुअल वैल्यू इज नॉट सिमिलर विद दैट. एक्चुअल वैल्यू उससे मैच नहीं करता. अब मन में सवाल आता है, हाउ वी कैन फाइंड द एक्चुअल वैल्यू, है ना. एक्चुअल वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? एग्जैक्टली. तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हम एटम के मास को मेजर कर लेते हैं और उसमें से हम इलेक्ट्रॉन के मास को डिडक्ट कर देते हैं. तो ऑटोमेटिकली बेटा वी विल गेट द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियस, द मास ऑफ न्यूक्लियस, है ना. मास ऑफ न्यूक्लियस हमें मिलता है. मैं यहाँ पे एम एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ. पहले आई एम राइटिंग जेड टाइम्स ऑफ एमपी. जेड क्यों लिखा है? क्योंकि ये एटॉमिक नंबर है. एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन. हम जानते हैं एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सो आराम से एटॉमिक नंबर मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता रहा है
और मैं एमपी से मास ऑफ प्रोटॉन को एमपी से मैं मास ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दोनों को मल्टीप्लाई करके ओवरऑल मास ऑफ प्रोटॉन हमने निकाल लिया। प्लस अब न्यूक्लियस में बचा क्या होगा, तो ए माइनस जेड। अगर मैं मास नंबर को, मैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करा दूं, मेरी वीडियो ब्लर है सीरियसली। कोई बात नहीं बेटा, इसका तो उपाय अपने पास होता है ना। क्या कर दूं मैं, ओके मतलब अंशिका प्लीज बेटा फिर रिफ्रेश एट योर एंड, है ना। थोड़ी है, चलो मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, आपका जो मीनिया है वो मैं खत्म कर देता हूँ, है ना, कोई बात नहीं। फाइन नाउ, ओके गुंजन गुड मॉर्निंग बेटा। तो अब क्लियर हो गया, ओके दैट्स ग्रेट। चलो फिर तो बात करते हैं। तो आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि हमारे पास जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, इससे ओवरऑल मास ऑफ प्रोटॉन आ गया। एंड ए माइनस जेड इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिया, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया। आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग इट विथ मास ऑफ न्यूट्रॉन, आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ एम एक्सपेक्टेड। नाउ इफ आई एम राइटिंग एम एक्चुअल, जैसा कि अभी आप ही बच्चों ने बताया मुझे, है ना, मुझे क्या करना है, मास ऑफ एटम minus z times of mass of electron, and by doing the calculation, this calculation, you will get the result. Okay, so these are the two important things which we have to study. Okay, so from here आज की क्लास अब आपकी स्टार्ट हो जाती है ना। ये दो चीजें थी जो कि रिवीजन करनी बहुत इंपॉर्टेंट थी। नाउ आई एम स्टार्टिंग योर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर के बारे में हम लोग बात करना शुरू करते हैं। आई एम स्टार्टिंग विथ फर्स्ट पॉइंट, दैट इज डेंसिटी। ओके Manish, what is your problem, beta? Let me, please tell me. Okay, no problem. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय रो। रो को समझते हैं, है ना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू आर सेम, हाँ आप ऐसा कह सकते हो बेटा, है ना। तो डेंसिटी ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक्चुअली बेटा मैं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसे हम लोग ले लेते हैं, है ना। अब जैसे मुझे अभी डेंसिटी बतानी है, तो डेंसिटी को बताते बताते समय मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लूंगा। एक्चुअली हम जानते हैं ना, हमारा न्यूट्रॉन का जो मास है और हमारे जो प्रोटॉन का मास है, इट इज ऑलमोस्ट सेम। ये दोनों के दोनों ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऑलमोस्ट वर्ड मैंने यूज किया, इट इज नॉट एक्चुअली सेम बट ऑलमोस्ट सेम। तो मैं जिस समय कैलकुलेशन में यूज करूंगा, अब मैं प्रोटॉन का अलग मास और न्यूट्रॉन का अलग मास नहीं यूज करूंगा। आई विल यूज द 1.67 into 10 to the power minus 27 kg फॉर बोथ ऑफ देम, दोनों के लिए यूज कर लेंगे। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी एक्चुअली, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज ओनली फॉर द कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं थियरी की बात करूं तो वी हैव टू स्टिक विथ दीज टू पैरामीटर्स ओनली। डन, चलो फिर तो आगे आते हैं। आई एम टेकिंग यू टू द डेंसिटी पार्ट। Density is mass of nucleus divided by volume of nucleus। क्या ये दोनों चीजें हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं? Is there any way of finding these two values? Answer is yes, easily, है ना। How? पहले काम में मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा मास ऑफ न्यूक्लियस मुझे लिखना है ना, तो आई एम राइटिंग A multiplied by mass of proton and I am dividing it by volume. Volume means 4 by 3 pi r cube, and we already know the value of r. R can be written as r naught a to the power 1 by 3. So I am writing here A multiplied by mass of proton divided by 4 by 3 pi r naught cube into A. Okay, A will be cancelled out, and after rearranging these two values, आप यहां से आराम से बता सकते हो मुझे कि रो की वैल्यू क्या होनी है। इट इज mp डिवाइडेड बाय 4 by 3 पाई r नॉट क्यूब। तो प्रिया देखो बेटा, यहां मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज कर ली, है ना। आई हैड यूज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू हियर, जिससे मुझे कैलकुलेशन में आसानी हो गई, है ना। अब आप एक बात मुझे बताओ,
यहाँ पे एमपी क्या वेरिएबल है? आंसर इज नो। क्या हमारे पास आर नॉट वेरिएबल है? आंसर इज नो। क्या हमारे पास 4/3 वेरिएबल है? आंसर इज नो। इट मीन्स ऑल दीज क्वांटिटीज आर बेसिकली कांस्टेंट। ये जितनी भी क्वांटिटीज आपने ली हैं ये सभी के सभी क्या हैं? कांस्टेंट है। और अगर सभी के सभी कांस्टेंट है तो यू कैन से वन थिंग, आप डायरेक्टली एक पॉइंट कह सकते हो कि आपकी जो डेंसिटी आने वाली है इट इज ऑल्सो कांस्टेंट। मैं यहाँ लिखूंगा डेंसिटी इज कांस्टेंट एंड डू यू नो इट्स वैल्यू? तो आई एम राइटिंग इट्स वैल्यू। रो इज इक्वल टू 2.27 multiplied by 10 to the power 17 kg per meter cube. This will be the answer. Okay? तो हमारा जो डेंसिटी होता है न्यूक्लियस का ये हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। पता है आपको इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। हमसे पूछ लिया जाता है कि अगर हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक रेडियस से जुड़ा हुआ है, दूसरा डेंसिटी से जुड़ा हुआ है। हमें बोला जाता है एल्यूमिनियम का मास नंबर 27 है और 64 किसका मास नंबर होता है? 64 आपको पता है क्या किसका मास नंबर है? आप मान लेना जिसका भी हो, है ना, जो भी आपके पास सब्सटेंस है उसका मास नंबर अगर आपको 64 दिया हुआ है, एक 27 है दूसरे का 64 है, मैं दोनों के रेडियस का रेशियो आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? आंसर इज 3/4, है ना। एक्चुअली आराम से आप बोल सकते हो a to the power 1/3 करना है, 27 का क्यूब रूट करोगे तो इट इज 3 एंड 64 का करोगे इट इज 4। ओके, बट अगर मैं उनकी डेंसिटी का रेशियो आपसे पूछ लूं तो आंसर क्या होगा? द आंसर इज 1:1। होपफुली यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बन सकता है आपका, आराम से हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके बेटा, दैट्स ग्रेट। सो फ्रॉम हियर आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट देखो, हमने डेंसिटी देख ली, नाउ आई एम टेकिंग यू टू द मास डिफेक्ट नाउ, है ना। ट्राई करते हैं बेटा मास डिफेक्ट को समझने का, है क्या इसको समझते हैं पहले। देखो वर्ड जो है, मतलब ये जो पूरा चैप्टर है ना, मैं अगर मोर और लेस बोलूं तो ये दो ही चीजों पे घूमता है। एक है आपका मास डिफेक्ट, दूसरी है बाइंडिंग एनर्जी। क्योंकि सारा का सारा ये जो न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट ही है, यहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, इन सब का जो बेसिक रिलेशन है वो इन्हीं दोनों चीजों से है। तो मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दी मतलब ऑफ दिस चैप्टर। सो इन दोनों को थोड़ा सा अच्छे से समझते हुए हम लोग काम करते हैं, ठीक है। मास डिफेक्ट का मतलब होता है हमारा, हाँ नो वंशिका, आपको भी जस्ट मैंने बताया बेटा कि आपके न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यही दो चीजें होती हैं और दोनों का मास ऑलमोस्ट क्या है? सेम। दैट्स वाई फॉर द कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू यू आर टेकिंग इट्स अप्रोक्सीमेटली। मतलब अब आप इस क्वांटिटी को देखो बेटा, 2.27 इंटू 10⁻17, छोटी मोटी क्वांटिटी तो है नहीं। आप समझते हो करोड़ में ही 8 जीरोज हो जाती है ना। यहाँ पे ये 17 जीरोज है। अब आप समझ लो कि ये कितनी बड़ी क्वांटिटी है। अगर इसमें मान लो कि 2.27 के जगह पे 2.26 भी आ जाए तो आपको कोई फर्क भी पड़ेगा क्या? आपको पता भी चलेगा क्या? आंसर इज नो, है ना। दैट्स वाई हम लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, एक तरह से इसको लेने की हमें जरूरत समझ में आ नहीं रही है। इज इट फाइन? ओके बेटा, चलो फिर तो मैं यहाँ से आगे आता हूँ। मैं अब आपको मास डिफेक्ट की तरफ लेकर चलता हूँ। मास डिफेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एम। डेल्टा एम को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो आई कैन राइट एम एक्सपेक्टेड माइनस एम एक्चुअल। ओके, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखो ऐसे तो कायदे से, मतलब अगर बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो जितने न्यूट्रॉन्स और जितने प्रोटॉन्स हैं हमारे न्यूक्लियस में, मास तो उसका उसके सम, उनके मासेस के सम के बराबर ही होना चाहिए था ना। बट एक्चुअली जब देखा गया तो मास उतने के बराबर नहीं आया। तो ये जो एक्सपेक्टेशन था और ये जो एक्चुअल वैल्यू आई, इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग वहां पे मास डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं? मास डिफेक्ट का नाम देते हैं। वी ऑलरेडी नो द बोथ द वैल्यूज। हमें पता है कि ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास z टाइम्स ऑफ mp है प्लस a माइनस z टाइम्स ऑफ mn है। और हमें सेकंड वाली वैल्यू के बारे में भी पता है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास मास ऑफ एटम है माइनस z टाइम्स ऑफ me है।
हम ये दोनों वैल्यूज से अवेयर हैं, हमारे लिए दोनों वैल्यूज में से कोई भी नया नहीं है। आप इन दोनों वैल्यूज को पुट करके यू कैन इजीली गेट योर रिजल्ट फॉर मास डिफेक्ट। आपको मन हो तो आप आराम से इस मास डिफेक्ट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। होपफुली यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। एकदम आराम से दिमाग में जा रहा है क्या? ओके, दैट्स ग्रेट। सो फ्रॉम हियर आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पॉइंट। मैं आगे आपको लेकर आता हूँ। द नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर मास डिफेक्ट वी हैव टू स्टडी बाइंडिंग एनर्जी। क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी, ये समझते हैं। अभी मैं सिर्फ बेटा इंट्रोडक्शन कर रहा हूं इन सब पॉइंट्स का। मैं अभी सबको यूज करूंगा एक एक करके, है ना। मैं जितने भी तरह के डिकेज में आपको पढ़ाऊंगा। नहीं बेटा, आप समझ ही नहीं रहे हो। एक्सपेक्टेड, आप बार बार एक्सपेक्टेड के पीछे, सॉरी अप्रोक्सीमेट के पीछे पड़ गए हो। छोड़ो उसका पीछा, है ना। वो तो अप्रोक्सीमेटली फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू बेटा। यहाँ जब हम सोचो मास डिफेक्ट निकालने जा रहे हैं जहां पे 0.00001 केजी का भी फर्क पड़ेगा तो वो काफी सारे एनर्जीज में कन्वर्ट होगा। वहां आप छोटा सा भी जो है अप्रोक्सीमेशन थोड़ी ना कर सकते हो। अब मैं आपको आइंस्टीन की थ्योरी बताने वाला हूँ, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अब डेल्टा एम की वैल्यू अगर 0.0000001 केजी भी है ना, तो आप सोचो उससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है ना। तो अब हम ऐसे अप्रोक्सीमेशन की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। वो तो मैंने आपको क्या बताया, कैलकुलेशन के लिए। अब मैं यहाँ पे दोनों के दोनों वैल्यूज पुट करता और उसके बाद आपको कैलकुलेट करके बताता, तो आप क्या पाते बताओ मुझे, है ना। तो थोड़ा बहुत बेटा हम लोगों को अपना भी स्किल यूज करना चाहिए, है ना। थोड़ा और पेशेंस भी रखना चाहिए। अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज नॉट अ, मतलब मैं इसको क्या बोलूं आपको, वो सिंपली कोई फिजिक्स की कोई क्वांटिटी है ही नहीं। वो सिंपल हमारे ईज के लिए हमने कैलकुलेशन के लिए एक चीज ले ली है। ये मैं शायद तीसरी बार बोल रहा हूं, अब सुन लो ध्यान से, है ना। मैंने आपको सिर्फ बोला नहीं बेटा, मैं सिर्फ एक डाउट है इनका वही दूर करने में लगा हूं इतनी देर से। मैं बस बता रहा हूं बेटा कि ये एम जो आपका अप्रोक्सीमेट है, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली। हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब 9.8 को 10 क्यों ले लेते हैं, बार बार 10 ही 10 आप बोलने लगो, इसका कोई मीनिंग तो होगा नहीं ना। वो वैल्यू होती क्या है 9.8। हम 10 क्यों लेते हैं कि हमें थोड़ा सा आसानी हो जाए कैलकुलेशन में। दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ओनली, है ना। हाँ एग्जैक्टली बस मैंने 9.8 नहीं लिया, मैंने हर जगह पे क्या कैलकुलेट किया। मान लो अगर मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेनी है तो मैं क्या लूंगा, मैं लूंगा 10। मैं 9.8 बहुत कम जगह लूंगा। दैट्स द फैक्ट। ये छोटा सा पॉइंट है हमारा, है ना। तो हटाओ उस चीज को दिमाग से बिल्कुल, है ना, एकदम हटाओ उसको बिल्कुल। यहाँ आ जाओ, थोड़ा कंसंट्रेट करो यहाँ, क्योंकि फिर ये गोल हो जाएगा। यहाँ समझो, मैंने बोला एम एक्सपेक्टेड क्या है, हमारे पास जितने न्यूट्रॉन्स हैं जितने प्रोटॉन्स हैं सबके मास को ऐड कर दिया, आंसर आना चाहिए मुझे। लेकिन एक्चुअली जब देखा गया तो आंसर नहीं मिला। आंसर जो है वो जब हमने निकाला, निकालने का तरीका हमने यूज किया, एटम के मास को लिया, उसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस किया, तो हमें जो आंसर मिला वो आंसर सेम नहीं था। तो इसको हमने यहाँ पे मास डिफेक्ट के नाम से जाना, डेल्टा एम का नाम दिया। तो ये डेल्टा एम है हमारा मास डिफेक्ट। नाउ आई एम जस्ट फाइंडिंग बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअली बेटा, जब हमारा ये जो मास डिफेक्ट निकल कर आया, इस मास डिफेक्ट को जब हमने एनालाइज किया और इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो हमने देखा कि वहां पे अब मुझे अगर उस न्यूक्लियस को बनाना है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ी होगी, या उस न्यूक्लियस को अगर मुझे उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में तोड़ना है तो मुझे उतनी ही एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, मैं लगता है कुछ उल्टा बोल गया, मैं दोबारा से फिर से इसे ठीक कर देता हूं, है ना। मैंने बोला बेटा बाइंडिंग एनर्जी क्या है, तो बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या होगा बेटा, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू break a nucleus into constituent nucleons, constituent nucleons is called binding energy, है ना। और इसको दूसरे तरीके से समझो। देखो पहले मैंने क्या बोला कि मान लो मेरे पास एक न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस को मैं उसके कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स में ब्रेक कर देना चाहता हूँ, अलग अलग सारे न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करना चाहता हूँ। तो जो एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। और उतनी एनर्जी देने का मीनिंग क्या हुआ बेटा, कि जिस समय वो फॉर्म हो रहा होगा उस समय उतनी ही एनर्जी रिलीज हुई होगी। आप समझो, एकदम छोटी सी बात को समझना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉन जब तक उसमें घूम रहा है तब तक उसकी ये टोटल एनर्जी है। मैं उतनी एनर्जी उससे सप्लाई करूंगा तभी वो वहां से निकलेगा। मतलब मेरे पास जो एनर्जी थी वो कितनी थी, वो थी -13.6। मुझे किसी ने और एनर्जी उतनी प्रोवाइड कर दी तो मैं वहां से बाहर निकल गया। यही है, यहाँ भी ऐसा ही कुछ सिस्टम है। न्यूक्लियस बन रहा है तो बन रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ वो जा रहा है, तो वो कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा। फिर वो डिस्टेबलाइज कब होगा, जब उतनी ही एनर्जी आप उसे प्रोवाइड कर दोगे। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। तो बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करने के दो तरीके। पहला तरीका क्या है, कि न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के समय जितनी एनर्जी रिलीज हुई है, दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। और यू कैन से द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द न्यूक्लियस टू ब्रेक इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स इज बेसिकली नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। इन दोनों तरीके से आप उसे डिफाइन कर सकते हो। आई एम राइटिंग हियर एनर्जी released during the formation of nucleus is called binding energy. And if you want to write its mathematical formula, आप अगर इसके मैथमेटिकल फॉर्मूला के बारे में जानना चाहो कि हम कैसे इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो आई एम जस्ट राइटिंग डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर इज द आंसर फॉर बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मैथमेटिकल, बाइंडिंग एनर्जी इज डेल्टा एम मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर। डेल्टा एम इज मास डिफेक्ट and c square is c is basically speed of light। तो अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर कर दूं और यहाँ पे मास डिफेक्ट से उसे मल्टीप्लाई कर दूं, we will get an answer that is of binding energy। एक्चुअली में बेटा जो आइंस्टीन की थ्योरी है वो यही है ना, E is equal to delta m into c square। Hopefully you all are getting my point। अब देखो, इसको समझाने का मेरा एक छोटा सा और भी तरीका है, उस तरीके पे मैं आता हूं, बट उससे पहले बस एक लास्ट टर्म बचा हुआ है, उस टर्म को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। ओके, द लास्ट टर्म इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन देखो, एक्चुअल में ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। मैं सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वांटिटी यू कैन नॉट डिफाइन द स्टेबिलिटी। आप स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में फिर ज्यादा आइडिया नहीं ले पाओगे, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस को हम इसी के थ्रू डिफाइन करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी हम ऑलरेडी जान रहे हैं, वहां पे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं हम ये जान रहे हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो फिजिकल क्वांटिटी है, बेसिकली रेशियो है। रेशियो है किसका किसका, बाइंडिंग एनर्जी एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का। तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, is called binding energy per nucleon। Hopefully you are getting my point। Okay, so कहीं पे भी बेटा अगर मुझे लिखा हुआ है, मान लो BE by A for X, और मुझे दिया हुआ है B by A for Y, इसका मीनिंग क्या हुआ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर X एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर Y। अगर मुझे किसी ने बोला कि ये वैल्यू बड़ी है ये छोटी है, इट मींस इट इज मोर स्टेबल एंड दिस वन इज रिलेटिवली लेस स्टेबल।
तो सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी से हम स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताएंगे, हम वहां पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखेंगे, देन आफ्टर आई विल टेल अबाउट बाइंडिंग एनर्जी, अबाउट द स्टेबिलिटी। होपफुली बच्चों अभी तक के जो टर्म्स मैंने बताया आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके बेटा, जैसे मान लो मेरे पास 100 जूल एनर्जी है और मेरे नंबर ऑफ न्यूक्लियंस 10 है। सामने बेटा दूसरा एक है हमारे पास सब्सटेंस, दूसरा एक न्यूक्लियस है जहां पे जो एनर्जी रिलीज हुई है इट इज 60 जूल ओनली, बट नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इज 5। इट मींस सेकंड वन इज मोर स्टेबल देन द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन में ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या था, कम था, 100 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 10। बट इन द सेकंड केस, in second case 60 joule energy was released and there was 5 nucleons, means 60 divided by 5 that is 12 joule पर न्यूक्लियन हमारे पास वहां एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो सेकेंड वाला जो है बेटा वो हमारा ज्यादा स्टेबल है इंस्टेड ऑफ फर्स्ट वन। होपफुली नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, है ना? डन है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपके पास आपका पैकेज अवेलेबल हो तो उसमें बेटा, हाँ एग्जैक्टली बेटा, इट टेल्स अस अबाउट द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के बारे में ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा। आपके पास अगर पैकेज आपका अवेलेबल हो तो एक आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और न्यूक्लियस का नंबर ऑफ न्यूक्लियंस का एक ग्राफ दिया हुआ होगा। ग्राफ आपका कुछ ऐसा होगा बेटा, आप अगर ग्राफ को देखोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, एकदम ऐसे जिगजैग टाइप का होगा और यूं आया हुआ होगा। ऐसा एक ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा आपके पैकेज में कहीं ना कहीं, है ना? अगर आप इस ग्राफ को देखो, है ना, अगर आप इस ग्राफ को एनालाइज करो तो यहाँ पे आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है और यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है। आप देखोगे बेटा ये जो शुरुआत वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपके पास, दिस वन इज, यहाँ पे आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम दिख रही है। यहाँ पे आपके पास जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ये फिर से कम है और इस बीच वाले जोन में इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ पे हमारे न्यूक्लियस स्टेबल है, इन दोनों जगह पे अनस्टेबल है। जहां बेटा अनस्टेबल है इनकी कोशिश क्या होगी, जो छोटे न्यूक्लियस हैं वो चाहेंगे कि हम बड़ा बन जाएं जिससे हम लोग स्टेबिलिटी की तरफ चले आए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे फ्यूजन का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। दो न्यूक्लियस फ्यूज करके बड़ा न्यूक्लियस बनाना चाहेंगे। और अगर हम लोग लेफ्ट राइट हैंड साइड में देखें बेटा तो यहाँ पे बड़े न्यूक्लियस हैं, दे आर अनस्टेबल, ये भी स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहेंगे। स्टेबिलिटी के लिए वो अपने साइज को कम कर देंगे जिससे वो भी यहाँ पे पहुंच के चले हैं। तो यहाँ पे जो बड़े न्यूक्लियस हैं वो टूट कर बेटा हमारे छोटे न्यूक्लियस बन सकते हैं। तो वैसे केस में हमें फ्यूजन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा फ्यूजन और फ्यूजन का, ये पूरा का पूरा इस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के कॉन्सेप्ट से ही आगे डिफाइन होगा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एग्जैक्टली सभी को क्या चाहिए बेटा, हमें भी क्या चाहिए, स्टेबिलिटी। आप मेडिकल का प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो, एक तो समाज सेवा का ध्येय है हमारा और दूसरा क्या है कि हमारा एक स्टेबिलिटी हो, लाइफ स्टेबल हो, हम हमारी प्रॉपरली अर्निंग चल रही हो, एक प्रॉपर प्रोफेशन हो, फैमिली के लिए हम स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकें, यही है ना? तो ये जो स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है बेटा ये हर जगह आता है। सबको चाहिए क्या होती है, स्टेबिलिटी, है ना? वैसे ही न्यूक्लियस को भी क्या चाहिए, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे पाना है, छोटे न्यूक्लियस फ्यूज होके बड़ा बना लेंगे, स्टेबिलिटी पा लेंगे, बड़े न्यूक्लियस टूट के छोटा बन जाएंगे और यहाँ पे स्टेबिलिटी पा लेंगे। होपफुली नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, है ना? बेटा आपका क्वेश्चन है कहाँ, आपका तो क्वेश्चन है ही नहीं बेटा कोई। फिर से लिख दे बेटा। हाँ बेटा, दो अलग अलग एटम्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, एटम तो अब भूल जाओ बिल्कुल, एटम तो यहाँ है ही नहीं। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस। अब हम सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। हमारे पास दो अलग अलग सब्सटेंस हैं, उनके न्यूक्लियस को हम लोग यहाँ पे उनके न्यूक्लियंस के आधार पे हम उसकी स्टेबिलिटी को जज कर रहे हैं। तो वो जो दो वैल्यूज हैं वो उनको इंडिकेट करने के काम आ रही है ना?
यहाँ जो आपका क्वेश्चन है बेटा कि ये कंटिन्यूअस क्यों नहीं है, ये जिगजैग क्यों है, तो बेटा ये तो अपने हाथ में है ही नहीं ना। ये तो जैसा भी डेटा आया है उस डेटा के हिसाब से ये ग्राफ प्लॉट किया गया है ना। तो ये जो डेटा के अकॉर्डिंग जो हमारा ग्राफ प्लॉट किया गया एक्सपेरिमेंटली, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो डेटा है, इसके आधार पे हम कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, उसके बेसिस पे हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ से कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। एग्जांपल्स एक्चुअल में आपके कंसेप्ट को बाइंडिंग एनर्जी से जुड़ा हुआ और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से जुड़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा और इनहैंस करेगा, है ना, ध्यान से देखना। लेट अस अज्यूम वी हैव A plus B and it is going to form C plus D। हमारे पास A plus B है और ये C plus D हमारा फॉर्म कर रहा है, तो क्या होगा इसके बारे में हमें बात करनी है। मुझे बोला गया है इसका मास ऑफ न्यूक्लियस जो है वो Ma है। यहाँ पे बेटा इस न्यूक्लियस का मास Mb है, ये Mc है और ये Md है। हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड बाइंडिंग एनर्जी इन दिस केस। देखो ये क्वेश्चंस मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो आप मत देखो इसको, आप बस आप इसको समझो, मैं जो सॉल्यूशन दे रहा हूं उसको समझना। बेटा अगर ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो आप ये समझ रहे होगे कि हमारा जो प्रोडक्ट साइड है ये ज्यादा स्टेबल है और हमारा जो रिएक्टेंट साइड है ये रिलेटिवली लेस स्टेबल है। क्या ये बात आपके दिमाग में क्लियरली जा रही है? अगर ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो ऐसा मैं कह सकता हूं क्या? अब सोच के देखो, अब एकदम छोटी सी बात को सोच के देखना, है ना। अगर ये स्टेबिलिटी है तो स्टेबिलिटी का जजमेंट हम कैसे करते हैं? एनर्जी के बेसिस पे। जहां पे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई होगी उसको अब फिर से डिस्टेबलाइज करने के लिए, उसके प्रॉपर न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए क्या मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? क्या ये बात क्लियर है कि मुझे ज्यादा एनर्जी देनी होगी? जहां ज्यादा एनर्जी देनी होगी इसका मतलब है वहां से ज्यादा एनर्जी रिलीज भी हुई होगी, और ज्यादा एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या है कि मास हमारा रिलेटिवली कम हो गया होगा। या सबसे सिंपल वर्ड्स में बोलूं मैं तो ये हमारा लेस स्टेबल है, ये हमारा हायर, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब मास में कुछ डिफेक्ट आया होगा, मास थोड़ा कम हो गया होगा और वो एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे कुछ एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे रिलीज हुई होगी। इज इट ओके? डन है? यही एनर्जी मैं एक्सपेक्टेड है हमें निकालने को, हमें ये एनर्जी निकाल के बतानी है। यही एनर्जी क्या कहलाएगी? बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। आई एम राइटिंग हियर बेटा, मैं लिखता हूं अगर ऐसा कभी भी सिचुएशन आए तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, where delta M is mass of reactant माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना। क्योंकि प्रोडक्ट साइड में जो मास कम हुआ है वो सारा का सारा क्या हुआ है? एनर्जी के फॉर्म में वहां पे रिलीज हो गया होगा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा कि हमारे पास मान लो कि 10 ग्राम पहले से सब्सटेंस था, वो अगर रिएक्ट करके बेटा प्रोडक्ट साइड में चला गया तो इट इज फॉर्मिंग रिलेटिवली स्मॉलर, कुछ छोटे से नंबर वाला सब्सटेंस हमारा यहाँ फॉर्म करेगा। रीजन क्या है उसके पीछे? द रीजन बिहाइंड दैट इज कि हम ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाने का मतलब क्या है? बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है, और बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा रिलीज होने का मतलब क्या है कि हमारे पास मास का जो डिफेक्ट आया होगा वो ज्यादा आया होगा। इट इज ओके। सो आई एम राइटिंग M reactant minus M product here, and we already know that M reactant is Ma plus Mb and M product is basically Mc plus Mb। हम आराम से अगर ये दोनों वैल्यूज जानते हैं इंटू सी स्क्वायर करेंगे वी विल गेट द रिजल्ट। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अभिलाषा क्लियर हो गया क्या बेटा? ओके तो मैं यहां से आगे आता हूं। बेटा अभिलाषा आपका आंसर नहीं आया बेटा, मैं एक छोटा सा नोट पॉइंट बना रहा हूं बेटा। और अगर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो कौन सा स्टेबल होना चाहिए? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में कौन सा स्टेबल होना चाहिए? प्रोडक्ट साइड। आप अगर रिएक्शन को लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर जाते हो, हाँ बेटा स्पॉन्टेनियस नहीं है तो फिर ये रिएक्शन का मीनिंग ही क्या हुआ? कोई मीनिंग हुआ क्या? हम यहाँ पे और कुछ अगर करके ही करा रहे हैं तो कोई मीनिंग ही नहीं हुआ। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ A प्लस बी रखा हुआ है, ये क्या बना रहा है? C प्लस डी बना दे रहा है। मुझे बताना है यहाँ पे मास डिफेक्ट क्या होगा। तो मास डिफेक्ट इज नथिंग बट मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, बिकॉज एनर्जी अगर यहाँ सिस्टम में रिलीज हो रही है तो मास घटा होगा,
और मास घटने का मीनिंग क्या हुआ, प्रोडक्ट का मास कम रहा होगा, रिएक्टेंट का मास ज्यादा रहा होगा। रिवर्सिबल, लगा दी केमिस्ट्री, मत लगा केमिस्ट्री, जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ ले, है ना, फिजिक्स पढ़ रहे हैं इस पे ध्यान दे दे। ओके साक्षी, ठीक है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल नहीं देखने हम लोग। अब सोच के देखो, आप यूरेनियम को तोड़ेंगे, यूरेनियम को टूटने के बाद क्या रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, दोबारा यूरेनियम बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। तो ये प्रोसेस ही अलग है, इसके बारे में मत, इसको आप वो अपने नॉर्मल केमिकल्स के साथ मत ट्रीट कर लेना, है ना। हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ आगे लेकर आ रहा हूँ बेटा, नोट पॉइंट एक बहुत अच्छा सा है, इसे नोट डाउन कर लेना। देखो आंसर निकालना तो बहुत इजी था, हम निकाल लेते। एक छोटा सा मतलब यहाँ डेटा है जो कि हमें याद रहे तो हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। जैसे बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल्टा एम मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर। इफ डेल्टा एम इज इक्वल टू 1 AMU, यू ऑलरेडी नो एटॉमिक मास यूनिट, जानते हो ना आप, 1/12 ऑफ कार्बन एटम का जो आपका मास होता है उसे आप कहते हो 1 AMU। तो अगर हमारे पास 1 AMU होता है यहाँ पे मास, देन इन दैट केस द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 10⁶, है ना। तो ये एक डेटा है बेटा, इसको आप याद रख लेना, बहुत जगह पे कैलकुलेशन में आपको काम आता रहेगा, है ना। इट विल बी हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग फ्यू थिंग्स। ये एज ए डेटा, इसको आप याद रखना, प्लीज रिमेंबर दिस एज ए डेटा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। दूसरा हमारे पास बेटा फिर से सेम रिएक्शन लिखा है, A प्लस बी इज गोइंग टू फॉर्म C प्लस डी। ओके, आई एम राइटिंग बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए हियर, ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए है, ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी है, here I am writing binding energy of C and this one is binding energy of D. You are supposed to find the binding energy of reaction. यहाँ पे नेट बाइंडिंग एनर्जी क्या हुई होगी ये मुझे निकाल कर बताना। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने बोला ये रिएक्शन अगर हमारे पास स्पॉन्टेनियस है तो वैसे केस में क्या हो रहा होगा, अगर ये स्पॉन्टेनियस है तो प्रोडक्ट साइड में हमारी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होगी और रिएक्टेंट साइड में रिलेटिवली कम हो रही होगी, है ना। प्रोडक्ट साइड में ज्यादा हो रही होगी, रिएक्टेंट में कम हो रही होगी, तो आई विल राइट बी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बी ऑफ रिएक्टेंट। क्या ऐसा ही आप लिख सकते हो, इज इट ओके। सो दिस वन इज आवर आंसर, हम लोग आराम से यहां से अपने आंसर को लिख सकते हैं एंड द आंसर इज बी सी प्लस बी डी माइनस बी ए प्लस बी बी। ये हमारे पास हमारा रिजल्ट होगा। ओके, सो फ्रॉम हियर नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैं यहां से आगे बढ़ता हूं। ठीक है, हमारे पास मान लो एक न्यूक्लियस है ना। इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी मुझे 100 MeV दी हुई थी, है ना। मुझे बोला गया कि मान लो कि ये X से Y बनने लगा और यहां बेटा 10 MeV एनर्जी और रिलीज हो गई, है ना। तो मुझे बताना है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Y क्या रही होगी, ये निकाल के बताना। ठीक है, क्या होना चाहिए आंसर, थोड़ा जल्दी जल्दी, है ना, कोई मुश्किल सवाल है नहीं ये सब, इसका आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। मैंने बोला बेटा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स जो है वो मुझे दिया हुआ था, इट इज इक्वल टू 100 MeV और जैसे ही बेटा एक्स से वाई बनने लगा 10 MeV एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज और रिलीज हो गया हमारा। हमें बताना है कि यहाँ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई कितना है। ओके, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई कितना है,
100, 90, ओके 90, ओके। और कोई आंसर? अभिनव, योर आंसर इज करेक्ट बेटा, अदर्स आर नॉट करेक्ट, है ना। प्रेरित, अभिनव, आप लोगों का आंसर सही है, बाकियों का आंसर बेटा सही नहीं हो पाया। देखो बाइंडिंग एनर्जी आप अभी भी लगता है नहीं समझ पाए। फिर बाइंडिंग एनर्जी अभी जस्ट मैंने क्या बोला था कि किसी भी न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के समय जो एनर्जी रिलीज हुई है उस एनर्जी को आप क्या कहते हो? बाइंडिंग एनर्जी कहते हो। यहाँ बेटा 100 MeV क्या बता रहा था कि एक्स जब बना था तो 100 MeV की जरूरत पड़ी थी, सॉरी 100 MeV वहां से रिलीज हुई थी। नाउ अगर वाई बन रहा है तो मुझे और कितनी एनर्जी निकालनी पड़ रही है? इट इज इक्वल टू 10 MeV। इट मीन्स द टोटल एनर्जी विच इज रिलीज टिल नाउ, उस समय तक जो एनर्जी वहां पे रिलीज हो चुकी है वो हमारी वाई की टोटल बाइंडिंग एनर्जी है, एंड दैट इज इक्वल टू 100 + 10, दैट इज इक्वल टू 110। होपफुली नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। समझ में आ गया क्या? मैंने बोला दिस 10 MeV एनर्जी इज रिलीज्ड, ये और रिलीज हुआ, कब रिलीज हुआ? वाई के फॉर्मेशन के समय। तो मैं बोल रहा हूँ ये जो एनर्जी रिलीज हुई है वाई के फॉर्मेशन के समय, ये हमारा एक्स्ट्रा एनर्जी है जो कि वहां से निकली है। सो टोटल एनर्जी जो वहां से निकल गई वो कितनी हो गई? 110, एंड दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई। तो अब मैंने लिखा तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने बोल दिया है बेटा, इसको अब आप समझ लेना, है ना। होपफुली यू ऑल आर गेटिंग नाउ, है ना। अब सारा पॉइंट ही आपको समझ में आ गया होगा। सो शुड बी मूव फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट? यहां से आगे बढ़ूं? क्या लिखूं बेटा इसमें? अब पूरी कहानी मुझे लिखनी होगी। मैं, चलो आप, मैं डिक्टेट कर देता हूं, आप लिख लो। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स इज 100 MeV and during formation of y 10 MeV energy is released. So find binding energy of y, and the answer for binding energy of y is 110 MeV. ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट पे आ जा रहे हैं हम लोग। यहाँ से रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। एक्चुअली बेटा मैं आज आपका, समझो तो एक तरह से डेटा, पहले तो आपके जो बेसिक्स हैं उनको मैं ठीक कर रहा हूँ, फिर इनके एप्लीकेशन पार्ट पे आपको लेकर आऊंगा, ठीक है ना बेटा। हमने बोला यहाँ पे कि हमारे पास मान लो x था, x को फॉर्म करने में, x जब फॉर्म हुआ होगा तो 100 MeV एनर्जी रिलीज हुई होगी, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ x। Now during formation of Y, 10 MeV more energy is released. It means the total energy released till now is 100 plus 10, that is equal to 110 MeV. And this 110 MeV energy is binding energy of product, binding energy of Y. Hopefully now you are getting my point. Okay, चले आगे बेटा, यस नो तो बोल दे अब फिर। यस नो जो भी हो बेटा तुरंत फटाक से लिख दिया करो, है ना। चलो फिर तो आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे अब कुछ रेडियो एक्टिव डिकेज के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे आपको अभी रेडियो एक्टिविटी सिखा नहीं रहा बेटा, है ना। मैं आपको रेडियो एक्टिविटी अभी सिखा नहीं रहा, मैं रेडियो एक्टिविटी की एक बेसिक बात आपको बता रहा हूँ। मैंने एज एज मतलब आपको बताया अभी कि मैं सिर्फ अभी बेसिक्स जो टर्म्स हैं आपके वो क्लियर कर रहा हूँ। आफ्टर दैट मैं इसके यूजेस एक एक करके आपको बताना शुरू करूंगा, ठीक है ना। हम लोग अब यहाँ पे आ जाते हैं बेटा रेडियो एक्टिविटी पे। रेडियो एक्टिविटी है क्या? जब हम लोग किसी सब्सटेंस को रखें और वो खुद को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ इमिशन करे, कुछ डिके कर ले, कुछ अपने अंदर से ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे पार्टिकल्स को रिलीज करे जो कि फिर उसको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाए, तो ऐसे किसी पार्टिकल का रिलीज होना ही क्या कहलाता है? हमारा रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। और ऐसे समय में ऐसे सब्सटेंस जो कि इन अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल लाइक थिंग्स को अपने पास से रिलीज करते हैं, उन्हें हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल अभी डेफिनेशन लिख रहा हूँ रेडियो एक्टिविटी का, ठीक है ना, नोटेड डाउन। एक मिनट बेटा।
Okay, sorry. I'm just writing here radioactivity. और ये रेडियो एक्टिविटी का मीनिंग क्या बताया अभी मैंने आपको बेटा? रेडियो एक्टिविटी इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी, है ना? ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है जिससे कोई भी हेवी एलिमेंट जो होता है हमारा डिसइंटीग्रेट होता है। कोई उसमें आप फोर्स नहीं करते हो उसको, वो अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है। किस चीज के लिए? किसी लाइटर न्यूक्लियस को बनाने के लिए, जिससे वो ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा सके। इस प्रोसेस में वो जो इमिशन करता है, उस इमिशन को हम लोग रेडियो एक्टिव इमिशन कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इज इट ओके? हेवी न्यूक्लियस है, लाइटर बनाएगा, अपने आप बनाना चाहेगा स्पॉन्टेनियसली, हम कुछ नहीं कर रहे उसमें, है ना? तो ये उस समय उस पूरे प्रोसेस में ये क्या करेगा? कुछ इमिशन करेगा, कुछ पार्टिकल्स को अपने पास से रिलीज करेगा। वो जो पार्टिकल्स वो रिलीज कर रहा है, या वो जो रेज रिलीज कर रहा है, वो क्या हो गई? हमारी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हो गई। और जो हमारे पास ये जो प्रोसेस हुआ है, जिस प्रोसेस में वो स्टेबिलिटी पाने के लिए इनको रिलीज किया, इस प्रोसेस को हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहेंगे। इज इट ओके? तो आई एम राइटिंग द थिंग हियर बेटा, इट इज द प्रॉपर्टी, it is the property by virtue of by virtue of which a heavy element disintegrates itself for sorry, one word is missed, without being forced, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, आप फोर्स नहीं कर रहे हो इसको। सो विदाउट बीइंग फोर्स्ड बाय an external agent, okay, to do so, is called radioactivity. होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो बेटा? इसके डिस्कवरी के बारे में बात की जाए तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्यूरेल। इसको किसने डिस्कवर किया था? हेनरी बैक्यूरेल ने डिस्कवर किया था। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। बट नोबेल प्राइज किसको मिला था बेटा रेडियो एक्टिविटी के लिए? मैडम क्यूरी को, है ना? तो उनका जो एक्सपेरिमेंट था, उनके लिए मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो मैं अब आगे आपको लेकर आ रहा हूं। मैं आपको रदरफोर्ड के उस एक्सपेरिमेंट की तरफ लेकर आ रहा हूं, जहां से हमें पता चला कि किन किन तरह के पार्टिकल्स का रिलीज जो है हमारे रेडियो एक्टिविटी में होता है, और जिन पार्टिकल्स का रिलीज होता है उनकी प्रॉपर्टीज हैं क्या क्या। उन सबको अगर हम कंपेयर करना चाहें तो हाउ टू कंपेयर दीज प्रॉपर्टीज। तो सर फ्यूजन जब हुआ तो क्या तब भी रेडियो एक्टिविटी होती है क्या? एक्चुअली बेटा फ्यूजन का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। सॉरी, फ्यूजन का प्रोसेस, फ्यूजन के हर प्रोसेस में आपको रेडियो एक्टिविटी दिखती है। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल सब रिलीज होते हैं। तो अभी आने दो, अभी वहां तक तो अभी पहुंचे ही नहीं है ना? फ्यूजन में नहीं होगा, फ्यूजन में होता रहेगा। इसीलिए हमने देखो डिसइंटीग्रेट भी लिखा है, हमने कहीं पे कंबाइन होके बड़ा करने की बात की नहीं है यहाँ पर, है ना? चलो फिर तो मैं अब आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझते हैं। आई एम जस्ट राइटिंग रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, सॉरी, आई एम जस्ट राइटिंग रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना? मैं एक मिनट फिर से रोक रहा हूं बेटा, एक मिनट, कोई डिस्टर्बेंस थोड़ा सा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन बेटा। चलो फिर आगे आते हैं हम लोग। क्या देखने जा रहे थे? रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे थे। तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर नेचर ऑफ
नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव रेज एंड रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। देखो इस एक्सपेरिमेंट को देखो, मैंने बहुत छोटे से स्पेस में लिखने की भी कोशिश की है, इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इसके डेप्थ में नहीं जा रहा, मैं आपको इसके सारे पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेना है हमें। देखो रदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने एक लिड की शील्ड बना दी। मान लो कि ये लिड की एक शील्ड बना दी उन्होंने। अब मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, आई एम जस्ट ड्राइंग इट अगेन, नो प्रॉब्लम, है ना। ओके तो देखो बेटा, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक लिड की शील्ड बना दी, इस तरह से शील्ड बना दी। इस शील्ड के अंदर क्या किया उन्होंने, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को प्लेस कर दिया। अब यहाँ से ये काफी सारे इमिशंस करेगा, है ना, यहाँ से काफी सारे इमिशंस हमें देखने को मिलेंगे। इन इमिशंस के लिए उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या नेचर होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, डेविएशन कराने की कोशिश करता है। बट यहाँ पे एक्चुअल में मैं अगर बोलूँ तो मैग्नेटिक फील्ड का बहुत बड़ा रोल नहीं रहा। यहाँ जब इससे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकलने शुरू हुए, जब यहाँ से बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकलने शुरू हुए, इन सब्सटेंस के साथ क्या हुआ, कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मेरे लेफ्ट मुड़ गए, कुछ राइट में चले गए, और कुछ सीधे सीधे चले गए। ये तीन तरह का हमें यहाँ पे डेविएशन देखने को मिला। और इसके पीछे लॉजिक क्या था, लॉजिक था कि यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रखा था जो कि टुवर्ड्स राइट था। तो टुवर्ड्स राइट इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रखा था जो कि हमारा टुवर्ड्स लेफ्ट था। टुवर्ड्स लेफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करने का मीनिंग क्या हुआ, इस साइड आप कहीं पे नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप किए हुए हो, और यहाँ पे आप क्या किए हो, कहीं पे पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप किए हुए हो। तो हमारे ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस थे, जो ये रेडियो एक्टिव जो इमिशंस यहाँ पे कर रहे थे, ये इन इमिशंस के पास अपना अपना कुछ नेचर था, इन रेस के पास अपना कुछ नेचर था। इस नेचर के कारण क्या हुआ, इस नेचर के कारण ये हुआ बेटा कि जहां पॉजिटिव हमारा पोटेंशियल था, उस साइड में हमारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मूव कर गए। नेगेटिव हमारे रेडियो एक्टिव जो हमारे डिकेज थे, जो हमारे रेडियो एक्टिव इमिशंस थे, वो हमारे डेविएट कर गए। और जहां पे बेटा हमारे पास नेगेटिव प्लेट था, इस साइड हमारे पॉजिटिव वाले डेविएट कर गए। मतलब हमारे पास बेसिकली जो है कुछ नाम हमने यहाँ पे दिए कि हमारे कुछ अल्फा रेज थे जो कि बेसिकली पॉजिटिव नेचर वाले थे, पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते थे। तो ये सब नेगेटिव साइड में हमारे डिफ्लेक्ट कर गए। हमारे पास कुछ बीटा डीके थे, ऐसे मैं यहाँ पे बीटा माइनस लिखता हूँ, है ना, बीटा माइनस रेज थे। ये बीटा माइनस रेज जो है ये राइट साइड में डेविएट कर गए, और जो अनडेविएटेड चले गए इसको हमने रे माना ही नहीं, इसको हमने गामा पार्टिकल के नाम से नाम दे दिया, गामा रेज, सॉरी, इसको हमने गामा रेज का नाम दे दिया। तो एक्चुअली हुआ क्या, मैं फिर से वापस से बताता हूँ, थोड़ा सा आपको हो सकता है कंफ्यूजन रहा हो, उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं। मैंने बस इतनी सी बात बताई बेटा आपको कि अगर हमारे पास मान लो कि एक लिड का जो है एक कंटेनर था, उस लिड के कंटेनर में हमने कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रख दिया, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हर डायरेक्शन में क्या करेगा, कुछ ना कुछ अपने पार्टिकल्स को रिलीज करेगा। जो डिके उसका होगा, जो वहां पे डिके होगा, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वहां से रिलीज होंगी, उनको रिलीज करता जाएगा, उन रेस को वो रिलीज करता जाएगा। अब रेस के पास अपना नेचर है, जिसके पास पॉजिटिव वाला नेचर है वो क्या करेगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ डिवाइड कर जाएगा, और जिसके पास नेगेटिव वाला नेचर है वो क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला जाएगा। और जो कोई चार्ज नेचर रखता ही नहीं है वो विदाउट एनी डेविएशन सीधा सीधा चला जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल के पास हम जानते हैं पॉजिटिव चार्जेस होती है, इसलिए वो नेगेटिव प्लेट के साथ मुड़ गया। जो हमारे पास बीटा पार्टिकल है, बीटा रेज है, उनके पास नेगेटिव वाला नेचर है, इसलिए वो पॉजिटिव साइड में मुड़ गए। और जो हमारे पास गामा रेडिएशंस है, उनके पास किसी तरह का कोई चार्ज है ही नहीं, तो विदाउट एनी डेविएशन सीधे सीधे चलेगा। यहाँ से
हमारे जो रदरफोर्ड है उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया, ये बताया कि जब हमारा कोई न्यूक्लियस जब हमारा डिसइंटीग्रेट होता है तो ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो वहां से रिलीज होते हैं, जो रेडिएशन है ये रिलीज होती है। यहाँ पे 2 हमारे पास पार्टिकल नेचर को शो करती है और एक हमारे पास जो होगा यहाँ पे 2 हमारे, सॉरी पार्टिकल नेचर में बोल गया, 2 हमारे पास बेटा जो हमारे सब्सटेंस है इनको हम अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल के नाम से जान सकते हैं, और थर्ड वाला जो है ये हमारा रेडिएशन है जिसको हम लोग यहाँ पे गामा रेस के नाम से जानते हैं। इज इट फाइन? क्या यहाँ तक क्लियर है आपका? अब उन्होंने इसके बाद इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज को भी एनालाइज किया। उन्होंने क्या किया, इसके बाद इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज को भी एनालाइज किया। बेसिक प्रॉपर्टीज कहने का मतलब इसका कितना पेनिट्रेशन पावर है, कितना आयोनाइजिंग पावर है, कितना मास है इसका, कितना मास के बाद इन्होंने देखा कितना चार्ज है इनके ऊपर, इन सारी चीजों को एनालाइज किया। और इन सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद हमें एक टेबुलर फॉर्म में एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जिसे मैं यहाँ पे आपके सामने दिखा रहा हूँ। ठीक है, आई एम जस्ट मेकिंग अ टेबल बेटा। इस टेबल को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, ओके तो अब ध्यान से देखते हैं। आप प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है बेटा, आपको ऐसे ही याद होंगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट है हमारे पास बेटा, फर्स्ट जो मेरा पॉइंट है, हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं और प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग इसके नेचर को ले रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, दूसरा हमारे पास बीटा माइनस पार्टिकल है। अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा बीटा माइनस और बीटा प्लस क्या होता है। और थर्ड हमारे पास गामा रेडिएशन है, और यू कैन से गामा रेज है, और ज्यादा बेहतर गामा रेज ही होता, रेडिएशन को हटा के गामा रेज बना देता हूँ। अब फर्स्ट काम मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं इसके नेचर को लिख रहा हूँ। दूसरे पॉइंट में मैं इसके पेनिट्रेटिंग पावर को लिखूंगा, कितना पेनिट्रेट कर सकता है ये। थर्ड प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, आई विल मेंशन आयोनाइजिंग पावर, कितना आयोनाइज करने का पावर है इसके पास। आफ्टर थर्ड वन आई एम टेकिंग यू टू द फोर्थ वन, यहां मैं चार्ज लिखूंगा। फिफ्थ वन में मैं इसका मास लिखूंगा, एक्चुअली इट्स रेस्ट मास, क्योंकि ये तो सब मूवमेंट में रहेंगे ना, मूव करते रहेंगे, तो मैं रेस्ट मास लिख रहा हूँ। और सिक्स्थ में इनकी वेलोसिटी लिखूंगा। सो दीज आर द 6 पॉइंट्स जिसके लिए हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट लेने वाले हैं। ठीक है ना, तो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। आप मुझे बताना बेटा फर्स्ट वन, अगर मैं नेचर की बात करूं तो अल्फा पार्टिकल को हम लोग सिंपल वे में क्या हीलियम का न्यूक्लियस लिख सकते हैं? इट इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। क्या ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है? हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो, क्या बन जाएगा? अल्फा पार्टिकल। आराम से लिख सकते हो क्या? इसका जो पेनिट्रेशन पावर होता है ये हमेशा मिनिमम होता है, ये बहुत ही कम होता है। आई एम राइटिंग इट्स पेनिट्रेशन पावर इज मिनिमम, है ना। देन इसका जो आयोनाइजिंग पावर है, ये देखो अभी ये एक्सपेरिमेंटली देखने वाली चीज है, तो एज ए इंफॉर्मेशन इसको आप दिमाग में रख सकते हो। ये मैक्सिमम है, दैट्स फॉर श्योर, और मैं इसे लिख रहा हूं इट इज 100 टाइम्स ऑफ बीटा माइनस। तो ये जो कंपैरिजन है ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट चार्ज, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, और कितना होगा? 2 प्रोटॉन के बराबर, मतलब प्लस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मास की बात करें तो मास कितना होना है इसका? मास होगा बेटा 4, हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, मतलब 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 4, इट इज अराउंड 6.6, है ना। अराउंड में 6.6 इसे लिख दे रहा हूँ, तो आई एम जस्ट टेकिंग 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। एंड फाइनली द लास्ट वन, इट्स वेलोसिटी। देखो ये भी फिर से एक्सपेरिमेंटल ही है ना, तो इसको भी आप याद ही रख लेना।
बट इसका रेंज डिफाइंड होगा बेटा, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी। इट इज 1.4 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड टू 2.2 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो ये रेंज में है, रेंज को ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग स्टिक कर जाएंगे कि इसकी एक्यूरेट वैल्यू होगी जो वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना। सो शुड वी मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। बीटा इज नथिंग बट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। यहां अगर मैं लिखूं इसके आयोनाइजिंग सॉरी इसके पेनिट्रेशन पावर को, तो इट इज 100 टाइम्स मोर देन द प्रीवियस वन। और आयोनाइजिंग अपने आप कम हो गया बेटा। अगर हमारे पास पेनिट्रेशन ज्यादा है तो आयोनाइजिंग यहाँ पे क्या है, कम है ना। लेकिन ये 100 टाइम्स ऑफ गामा है फिर भी। ऐसे मतलब यहाँ पे लिखने का कोई मतलब नहीं था, चलो लिख दे रहा हूँ 100 टाइम्स ऑफ गामा रेज। ये लिखने का मीनिंग नहीं है ना, बट फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं यहाँ चार्ज की बात करूं तो इट इज 1-1.6 इंटू 10⁻−19। देन मैं इसके मास को लिखना चाहूं तो मास क्या होने वाला है? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट मास? बेटा मैंने बोला ये रेंज में लिखा है ना। अल्फा पार्टिकल हर अलग अलग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकल रहा है, तो उसकी वैल्यू एक रेंज में लिखी है हमने। रेंज करने का मतलब ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, इनके बीच का कुछ भी हो सकता है ना। आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे, हाँ बेटा आपका आंसर सही है बिल्कुल। इट इज 9.1 इंटू 10⁻−31 kg। एंड फाइनली मैं इसकी वेलोसिटी लिखूं तो, है ना, इसकी वेलोसिटी लगभग 1% से 99% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज गामा। गामा क्या है बेटा हमारे पास? ये हाईली एनर्जाइज्ड फोटॉन्स है। तो यहां मैं लिख रहा हूं इट इज हाईली एनर्जाइज्ड फोटॉन्स। फोटॉन का मतलब हुआ कोई चार्ज वार्ज नहीं है इसके ऊपर, ये बात दिमाग में रखना, है ना। ये हमारे पास 100 टाइम्स ऑफ बीटा पार्टिकल है। बीटा माइनस मतलब समझ रहे हो बेटा, सबसे ज्यादा कोई पेनिट्रेशन पूछता है तो बोलेंगे गामा का है, फिर बीटा का है, फिर अल्फा का है। आयोनाइजेशन में जस्ट ये उल्टा हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो ये मिनिमम मिलने वाला है। हो सकता है ये बिल्कुल आयोनाइज भी ना करा पाए, या आयोनाइज करा ही ना पाए, है ना। अगर मैं इसके चार्ज की बात करूं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और अगर मैं इसके मास की भी बात करूं तो फोटोन का मास भी नहीं होगा, ये भी जीरो होगा। और इसकी स्पीड की बात, ओ सॉरी मैंने गलत जगह लिख दिया, मास जीरो होगा। और अगर मैं स्पीड की बात करूं इट इज 3 इंटू 10⁸। तो दीज आर फ्यू इंफॉर्मेशन विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। क्या हम ये इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रख सकते हैं? इज इट ओके? तो ज्यादा चीजें नहीं है बेटा, छोटी मोटी चीजें हैं जो कि काम भी आती रहती हैं। हम लोग आराम से इनको दिमाग में बिठा सकते हैं। मैंने लिखा है पेनिट्रेशन पावर इसका बहुत ज्यादा है। पेनिट्रेशन पावर 100 टाइम्स ऑफ बीटा माइनस है। जो हमने बीटा माइनस दिया है उसका 100 टाइम्स है। हाँ बेटा मास यहाँ भी केजी, अच्छा यहाँ पे के थोड़ा सा श्रिंक हो गया है, कोई बात नहीं बेटा, ये भी केजी ही है। चलो फिर आगे बढ़े, जल्दी से अगले पार्ट पे आ जाए। तो देखो मास डिफेक्ट आज पढ़ाया था मैंने। अब आपको ये 3 तरह के रेडिएशंस मैंने बता दिए। अब इन तीनों प्रोसेस में हमारी क्या बाइंडिंग एनर्जी होगी, क्या हमारा मास डिफेक्ट होगा। नाउ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट। अब मैं उनको एक एक करके एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, है ना। बेटा इसका स्पीड जो होगा ये 1% से 99%। कहने का मतलब है आप इसे मान सकते हो 3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड से 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बीच में कहीं पे होगा, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो मैंने बोला नहीं। मैंने बस बोला जिसके पास चार्ज ज्यादा वो ज्यादा आयोनाइज करेगा, और जिसके पास ज्यादा स्पीड होगी, जो कि बिल्कुल चार्ज वाला मास ज्यादा कैरी करेगा नहीं, वो ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, है ना। दैट सिंपल। तो गामा ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, अल्फा के पास सबसे ज्यादा चार्ज है तो वो सबसे ज्यादा चार्ज करेगा, मतलब आयोनाइज करेगा।
ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग यू टू द नेक्स्ट वन। एज द नेक्स्ट कंसेप्ट आई टोल्ड यू बेटा, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं मास डिफेक्ट इन डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस। तो इन प्रोसेसेस में बेटा हमारा किस तरह से मास डिफेक्ट होता है, इसको मैं आपको सॉल्व करके निकाल के दिखाना चाहता हूँ। एक एक करके समझते हैं, बिकॉज अगर मैथमेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं तो इसी बेसिस पे बनाए जा सकते हैं। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। और जो दूसरा पार्ट मैं आपको बताऊंगा बेटा, वो आज नहीं हो पाएगा, वो तो अगली क्लास में मतलब कल हम लोग देख पाएंगे। तो अगर हम बात करें तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके स्टैटिस्टिकल लॉ को पढ़ेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सिंपली केमिकल काइनेटिक्स का। तो हम लोग उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग कल की क्लास में डिलीवर करेंगे, ठीक है ना, समझने की कोशिश करेंगे। आज जिस पॉइंट को समझा रहा हूं, हाँ बेटा, दिस चैप्टर विल बी ओवर इन नेक्स्ट लेक्चर, है ना, अगले क्लास में ये ओवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखते हैं। आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट। कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि भाग रहा है, आराम से सब चीज समझ में तो आ रहा है ना। तो ये मत समझना चैप्टर्स छोटे हैं इससे जल्दी खत्म हो गए, ये नहीं कि कंसेप्ट जो है मैं कुछ स्किप करके चला जा रहा हूँ, है ना। तो ये बात दिमाग में बिल्कुल क्लियरली रखना, ये चैप्टर्स बहुत छोटे हैं। अगर मैं क्लासरूम्स की बात करूं तो मैं इन्हें एक एक लेक्चर में खत्म करता था, आराम से होता था, है ना। यहाँ थोड़ा सा हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी होती है, इसलिए मैं थोड़ा आराम से ही चलते हुए, धीरे धीरे चलते हुए आपको समझाते हुए बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अल्फा पार्टिकल से स्टार्ट करता हूँ बेटा। यू कैन से इट अल्फा डिके। ओके, अल्फा डिके से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखते हैं। तो मान लो मेरे पास एक्स है, एक्स के पास मैं बोलूंगा दो चीजें हैं हमारे पास। एक z है, z इज इट्स एटॉमिक नंबर एंड a इज बेसिकली इट्स मास नंबर, है ना। ये दोनों हमने रिप्रेजेंट किया। अब x से हमारा कुछ y बना, और साथ में क्या बोला था मैंने बेटा, यहाँ पे हीलियम का न्यूक्लियस निकलेगा, अल्फा पार्टिकल निकलेगा। तो ये हमारे पास 2 होगा, यहाँ पे ये 4 होगा। तो आप ऑटोमेटिकली सोचो बेटा, अगर मास को कंजर्व कराना चाहो, मास नंबर्स को अगर आप अरेंज करना चाहो, तो यू कैन से ना कि हियर दिस वन इज z-2 एंड दिस वन इज नथिंग बट a-4। आराम से इतना तो आप लिख ही सकते हो। प्लस आई एम जस्ट अज्यूमिंग सम ऑफ द एनर्जी इज रिलीज हियर, कुछ एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई होगी। अब मास की बात कीजिए, मैं सबसे पहले अगर यहाँ पे लिखूं तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे मास ऑफ एक्स। एक्स नाम कुछ भी हो सकता है, अब उसको प्रिया नाम दे दिया, हो सकता है प्रिया का एटम हो ये, है ना, प्रिया का न्यूक्लियस हो। तो नाम मैंने कुछ भी ले लिया, अब ये यूरेनियम हो सकता है, थोरियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। क्यू क्या है, क्यू इज बेसिकली एनर्जी बेटा। ये जो क्यू लिखा है हमने, ये और कुछ नहीं है, ये एनर्जी है। यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एनर्जी कुछ रिलीज हुई है। अब ध्यान से देखते हैं, हाँ बाइंडिंग एनर्जी आप कह सकते हो बेटा। एम एक्स से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मास ऑफ एक्स, एम वाई से मैंने रिप्रेजेंट किया मास ऑफ वाई, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा एम एच ई, मास ऑफ एच ई। बट प्रॉब्लम है, इट इज नॉट मास ऑफ एच ई, इट इज एम एच ई माइनस ट्वाइस ऑफ एम ई। क्या अब ये पूरा का पूरा क्लियरिटी के साथ आया है? दो इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों को निकाले होंगे तभी ये बना होगा। अब आगे की बात पे आते हैं बेटा, दो इलेक्ट्रॉन्स निकाले होंगे तो जब कभी भी हम ऐसे प्रोसेस की बात करेंगे तो हमेशा मास भी कंजर्व्ड रहेगा। कंजर्व्ड रहने का मतलब जो एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हुआ वो मासेस हमारी एक ही रहेंगी, मास डिफेक्ट निकालने में बाकी वो काम आएंगे, है ना। चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, चार्ज आप खुद से नहीं बना सकते ना। तो यहाँ पे अगर हमारे पास +2 चार्ज दिखाई दे रहा है, इट मीन्स यहाँ पे -2 चार्ज तो हुआ ही होगा ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा ये चार्ज था नहीं। तो ये चार्ज था नहीं, तो हमारा अगर He+2 चार्ज के साथ निकला होगा तो हमारे पास जो Y होगा, क्या ये -2 चार्ज के साथ आया होगा, ये श्योरली कह सकते हो। और -2 चार्ज का मतलब क्या है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमें ऐड करने पड़ेंगे, तभी इसके पास -2 ही चार्ज रहा होगा। इज इट फाइन?
डन है क्या? कुछ तो बोल दो। मैंने बोला बेटा मास ऑफ एक्स एम एक्स, मास ऑफ वाई एम वाई, मास ऑफ एच ई इज एम एच ई माइनस ट्वाइस ऑफ एम ई। जैसे ही माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एम ई मुझे दिखा, मुझे ध्यान आ गया कि यहाँ +2 चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पे +2 चार्ज है। +2 चार्ज ऐसे तो आया नहीं होगा, कहीं ना कहीं पे उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दान किया होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन जो उसने दिए हैं वो कहाँ दिए हैं? वो दे दिए हैं वाई को। और अगर उसने वाई को इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो वाई का मास बढ़ गया होगा। कितने से बढ़ा होगा? 2 me से बढ़ गया होगा। तो आई एम जस्ट राइटिंग 2 me है। डन। सो नाउ व्हाट टू डू? अब मैं क्या लिखूंगा? अब मैं लिखूंगा मास डिफेक्ट इज इक्वल टू एम रिएक्टेंट, आज ही सिखाया बेटा, एम रिएक्टेंट माइनस एम प्रोडक्ट, यही होता है। तो जल्दी से लिख देते हैं बेटा, एम रिएक्टेंट इज एम एक्स, एम प्रोडक्ट इज एम वाई प्लस 2 me एंड एम एच ई minus 2 me. This 2 me will be cancelled out and you will get mx minus my minus mhe as your answer. Is it fine? Now just multiply it with c square to get the binding energy. आप अगर इस डेल्टा एम को बेटा सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल डायरेक्टली गेट द एनर्जी, द बाइंडिंग एनर्जी विच विल रिलीज हियर। डन? डन है क्या बच्चों? डन है क्या ये पार्ट? जल्दी से बोलो मुझे। इज इट फाइन? ओके बेटा, दैट्स ग्रेट। सो नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ बेटा, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे आपको आंसर मिल जाएगा। चलो फिर तो आगे आते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते हैं इसको। मान लो हमारे पास ये न्यूक्लियस था एक्स का, और यहां से मैंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को बाहर निकाल दिया। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल बाहर आया होगा, क्या आराम से ये जो वाई बना है यहाँ पे बेटा, ये जो वाई अब फॉर्म हो गया है, वाई क्या कुछ वेलोसिटी लेके इस डायरेक्शन में जाएगा? ये जो वाई बन गया है हमारे पास, वाई के पास कुछ वेलोसिटी आएगी क्या रिकॉइल करने के लिए? मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर सकते हो। तो मैं अगर, हाँ बेटा मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने बोला यहाँ पे कि अगर हमारा अल्फा पार्टिकल इस एक्स से राइट हैंड साइड में मान लो निकल रहा है, तो मुझे वाई को लेफ्ट हैंड साइड में निकालना होगा और कुछ वेलोसिटी देनी होगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारा मोमेंटम इस सिस्टम का क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। ये आपका चैप्टर है बेटा क्लास 11th में। क्लास 11th में वर्क एनर्जी पावर में भी पढ़ते हैं और हम लोग एनएलएम में भी पढ़ते हैं। हम लोग जस्ट उस कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज कर रहे हैं। तो आई एम राइटिंग कि अगर हमारे पास कहीं पे लिखने की जरूरत पड़ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, आई विल राइट इट इज नथिंग बट पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू अल्फा पार्टिकल, यही होगा ना। और अगर मुझे कहीं इसकी एनर्जी लिखने की जरूरत पड़ गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, इट्स वैल्यू इज पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू वाई। क्या ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है? और फ्रॉम हियर यू कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, आई एम राइटिंग वाई बेटा, इसे गामा मत समझ लेना, इज प्रोपोर्शनल टू एम वाई डिवाइडेड बाई एम अल्फा। क्या ये लिखने में कोई दिक्कत है? जल्दी से बोलो बेटा, क्या ये लिखने में कोई दिक्कत है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं दोनों, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, तो इनवर्स रिलेशन दिखा दिया। नाउ आई एम जस्ट एडिंग वन हियर। ऐड करने से वन हमारा एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ फॉर्म हो जाएगा। आई विल राइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मास ऑफ वाई divided by mass of alpha plus mass of y multiplied by total energy, that is q. And similarly I will write kinetic energy of y is equal to mass of alpha divided by mass of alpha plus my multiplied by q. Am I right or not? क्या ये लिखने में कोई दिक्कत है? Is it okay? क्यों हुआ है? इसके पास मास कितना है बेटा? 4 है। इसके पास मास कितना है? a-4 है, यही है ना। ये 4 है, ये a-4 है। मुझे इसको a और a-4 के टर्म्स में लिखना हो तो आई विल राइट a-4 डिवाइडेड बाई a मल्टीप्लाइड बाई q, और यहां लिखना हो तो आई विल राइट 4 डिवाइडेड बाई a मल्टीप्लाइड बाई q। सेकेंड स्टेप रिपीट कर दीजिए।
बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? P²/2m होता है क्या? तो मैंने वही लिखा है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को यूज कर लिया। अब आगे पे आते हैं। आगे मैंने बोला कि अगर इन दोनों के रेशियो को मैं देखूं तो रेशियो क्या है मेरे पास? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ गामा ऑफ वाई is equal to mass of y divided by mass of alpha. I am just adding 1 in both sides for our calculation point of view. After doing the calculation, I am getting a result that काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, देखो ये सच में बोलो तो ये इस चैप्टर का है नहीं, मैंने यहाँ पे इस चैप्टर में आपको दिखाया है बस, है ना। ये चैप्टर है आपका वर्क एनर्जी पावर, जहां से ये लिया है मैंने। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज नथिंग बट मास का इनवर्स रिलेशन था, तो अल्फा की एनर्जी लिख रहे हैं तो मास ऑफ वाई लिखा है, और नीचे क्या लिखा है? एम अल्फा प्लस एम वाई। और टोटल एनर्जी को दो पार्ट में डिवाइड करना है, कुछ को अल्फा को देना है, कुछ को वाई को देना है, तो आई एम जस्ट डिवाइडिंग बोथ ऑफ देम। और डिवीजन जो हो रहा है आप यहाँ पे देखो, दोनों का रेशियो जो है ये इनके मास के इनवर्स रेशियो के अकॉर्डिंग है ना। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इफ यू रिमेम्बर इट इट विल बी मोर बेनिफिशियल, है ना। आगे बढ़ाता हूं मैं यहाँ से। नाउ आई एम टेकिंग यू टू द बीटा पार्टिकल। देखो बेटा, सबसे पहले तो एक बात दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो, जब मैं बीटा पार्टिकल की बात कर रहा हूं, जब मैं बीटा डिके की बात कर रहा हूं, 1 लिखा कहा बेटा? मैंने बोला दोनों साइड 1 जोड़ दो आप, इससे आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। यू कैन सॉल्व। अब ये मैथ्स है, अब मैथ्स मुझसे मत पूछने लगा अभी, है ना। आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व ऐसे कर सकते हो, मैंने कुछ दिखाया नहीं था ये। मैंने बोला था ये प्रोपोर्शनलिटी है और इस प्रोपोर्शनलिटी के बेसिस पे हम ये दोनों लिख सकते हैं, है ना। अब ये नया कहानी शुरू कर देगी ये तो। बेटा नया कहानी मत शुरू कर, है ना। मैंने आपको ये बताया कि ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं, मास का इनवर्स रिलेशन आएगा तो जो एनर्जी हमें मिलेगी वो प्रोपोर्शनलिटी में इसी फॉर्म में मिलेगी। अब बाकी कैलकुलेशन ये मैथ से, ये तो देख लेना, ठीक है। मैं इसे बता ही नहीं रहा, यहाँ तो कुछ भी लिख देना मतलब प्रिया का प्रॉब्लम क्रिएट कर देना, है ना। एकदम छोटा सा एक डॉट भी पड़ गया तो ये टेंशन में आ जाती है। चलो, तो मैं बीटा पार्टिकल के बारे में बात कर रहा था। बीटा पार्टिकल के बारे में मैं बात करूं तो दो तरह के बीटा पार्टिकल के इमिशन होते हैं। एक है बीटा माइनस डिके, वन इज बीटा माइनस डिके, एंड सेकेंड वन इज बीटा प्लस डिके, है ना। दो तरह के डिके हैं हमारे पास, एक है बीटा माइनस, दूसरा है बीटा प्लस। ओके, बीटा माइनस का मतलब है डिके क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप उसको छोटा कर रहे हो, तोड़ते चले जा रहे हो, है ना। अल्फा को डिके करा रहे हो, वहां से अल्फा को निकाल दे रहे हो, है ना। चलो फिर आते हैं, मैं बता रहा हूं बेटा बीटा माइनस डिके एंड बीटा प्लस डिके। दिस वन इज बेसिकली यहां से इलेक्ट्रॉन को आप निकाल रहे हो, और यहाँ पे हम पॉजिट्रॉन के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये हमारे पास क्या है? पॉजिट्रॉन। तो एक्चुअली अगर देखा जाए ना बेटा, तो ये पॉजिट्रॉन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मतलब मोस्टली देखा नहीं जाता है, ये प्रैक्टिकली फिजिबल होता नहीं है ना। तो इसके बारे में हम ज्यादा बातें करते नहीं है, लेकिन अब थियरी में पढ़ना है हमें तो हम पढ़ लेंगे। मोस्टली हमें कंसंट्रेट करना है इलेक्ट्रॉन के डिके पे, जो कि प्रैक्टिकली होता है, फिजिबल होता है और बार बार हमें देखने को मिलता है ना। बट आज मुझे लगता है कि अब मैं बीटा के आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा आपको, तो आज यहीं पे छोड़ते हैं हम लोग। अगली क्लास मतलब कल की क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आई विल टेक फ्यू क्वेश्चंस, है ना। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस भी लूंगा मैं। गामा के साथ एक खास बात है बेटा, वो अल्फा और बीटा दोनों के साथ निकलता है ना। तो इन सब चीजों को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेस आज हमने पूरा बना लिया है, अब अगली क्लास में इसके ऊपर बस क्रिकेट खेलना है, मतलब पिच तैयार है, बस अब खेल लेना है अच्छे से, ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। इन चैप्टर्स के बारे में मैं बोलूं तो थियरी नोट्स जो है एक बार आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए, कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन आए तो मिस ना करें, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स के लिए नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट।